नमस्कार, गांव घर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तुलिका। दर्शकों, जैसा कि हम गांव घर के द्वारा हर बार आपके साथ एक नए विषय के साथ जुड़ते हैं और आज भी हम आपके साथ एक नए विषय के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए वास्तु शास्त्र में रोजगार के अवसर क्या हैं और कैसे वो इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्टोरी। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। इसमें सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। सभी गांवों तक योजना की पहुंच हो, इसके लिए मॉडल सौर गांव क्रियान्वयन को भी योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है, जिसमें से चयन किए गए प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए किसी गांव को 5000 आबादी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए। प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति यानी डीएलसी की देखरेख में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इससे चयनित गांव प्रभावी रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाले समुदायों में परिवर्तित होकर देश के अन्य गांव के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे। भारत सरकार ने फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य छतों पर लगने वाले सौर संयंत्रों की क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को बिजली उत्पादन के लिए सशक्त बनाना है। दर्शकों, अभी हमने देखा स्टोरी और इसके साथ साथ अब हम शुरू करेंगे परिचर्चा, जहां पर हम अपने वास्तुविद से बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र क्या है और इसमें रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं। और इस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार मिश्रा जी। आगे की जानकारी हमें सुनील कुमार मिश्रा जी देंगे। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वास्तु शास्त्र क्या है? वास्तु शास्त्र भारतीय वास्तुकला का ऐसा एक विज्ञान है जो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने के लिए घर वास्तु के अनुसार घर में ये कमरों का कहाँ कहाँ किस दिशा में निर्माण होना चाहिए उसके बारे में पूरा वर्णन है। इसके लिए हम लोग घर के विभिन्न दिशाओं में पंच तत्व का हम लोग बैलेंस करते हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये जब और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब ये पांचों तत्व मिलते हैं आपस में, तो जो खुशहाली चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहते हैं, जैसा चाहेंगे उस तरीके का हमको परिणाम मिलेगा इससे। सर, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, तो वास्तु शास्त्र टाइम टू टाइम चेंज होता चला गया है। कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम। आज के डेट में फिर ये बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ के युवाओं के लिए ये कैसे लाभदायक है और इसमें रोजगार के कितने ज़्यादा चांसेस हैं? ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ बहुत रोजगार संभव है। जैसे कि आजकल के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोशल मीडिया के माध्यम से इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि लोग अपना मकान, दुकान या कोई भी कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल प्लेस हो, सबको लोग वास्तु के अनुरूप बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता है तो वो वास्तु विशेषज्ञ को खोजता है। लेकिन अब गांव के क्षेत्र में वास्तु विशेषज्ञ बहुत कठिनाई से मिलते हैं। वो शहर की ओर जाते हैं और शहर में जाने के बाद उनको उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गांव के लोग कम पैसों में जैसे अपना रहने लायक घर बना पाते हैं। तो उस अवस्था में वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके वास्तु के अनुरूप घर बनाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है।
तो ऐसी परिस्थिति में अगर गांव के युवा ही वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके, वास्तु का कम से कम 12th पास अगर होंगे युवा, तो उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करके अगर अपने पैतृक निवास पर ही वास्तु से संबंधित काम करेंगे, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि उनको काम का अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि हर एक क्षेत्र में, हर एक ग्रामीण इलाके में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो सब आजकल वास्तु के अनुरूप बनते हैं। हॉस्पिटल है, कारखाना है, छोटा से छोटा किराना दुकान है, जो भी कुछ भी जो व्यवसाय है, वो सब कुछ में वास्तु का प्रयोग होता है। क्योंकि हर जगह 5 तत्व का बैलेंस करने से ही जो है मनचाहा फल व्यवसाय में व्यापारी को मिल सकता है, या जो घर में रहते हैं उस घर वाले को मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वास्तु अगर संतुलित है, घर के 5 तत्व संतुलित हैं, जो वातावरण जो वहाँ का अगल आसपास का है, अगर उस वातावरण से घर का वातावरण का संतुलन रहेगा, तो घर के लोगों को मनचाहा फल अवश्य मिलेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि हर जगह पर वास्तु के बारे में लोग ज़्यादा जानकारी लेते हैं और वास्तु के हिसाब से काम करते हैं, तो क्या वास्तु का प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों उसके जगह के आधार पर निर्धारित होता है? वास्तुशास्त्र में जगह के आधार पर लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम विश्व के पटल पर देखते हैं कि कोई खास देश के लोगों का माने चेहरा दूसरे तरीके का होता है, कहीं गोरे होते हैं, कहीं काले होते हैं, तो ये जलवायु के आधार पर निर्भर करता है। वो भी, उसमें भी 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो हर एक जगह के लोग एक जैसे नहीं होते हैं। साउथ अफ्रीकन जो होते हैं उनका बनावट आप देख लीजिए, और जो अमेरिकन है उनका कलर देख लीजिए, जो कैनेडियन है उनका देखिए, या जो कीवियन है उनका देखिए। भारत में ही अगर हम लोग मणिपुर चले जाते हैं तो उनका रूपरेखा देख लीजिए। बगल में नेपाल हमारा देश है, नेपाल के लोगों का देखिए। तो ये सब जलवायु के का ही असर है। ये जो पृथ्वी में जो 5 तत्व है, उसी का ये असर है कि लोगों का रंग रूप सब अलग अलग है। ये तो हो गया जलवायु का प्रभाव। और अगर हम लोग इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर हमारा 8 ये वास्तु में 8 दिशाओं का वर्णन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। अगर ये 8 दिशाएं पूर्ण रूप से संतुलित हैं, तो मानव जीवन में जो भी उनका इच्छा होगा वो पूर्ण होगा, समय से पूर्ण होगा। और अगर कहीं भी असंतुलित है, तब फिर उसी काम को करने में टाइम लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर की दिशा जो है वो नए नए अवसर को देता है। अगर घर में देखते हैं तो बच्चों, अगर सभी लोग हैं घर में, तो उनको नया नया रोजगार का अवसर मिलेगा। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उत्तर दिशा से नए नए ग्राहकों को जोड़ कर देखा जाता है। जैसे उसी के बाद फिर दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा हमको यश, कीर्ति, वैभव देता है। अग्निकोण है, अग्निकोण से हम जो मेहनत करते हैं वो धन के रूप में हमको अग्निकोण देता है। यानी हमारा मेहनत जो वो प्रतिफल, उसका रिजल्ट जो आता है वो अग्निकोण से आता है। इसी तरीके से पूरब दिशा है। पूरब दिशा हमारा नेटवर्किंग का है, जो मेल जोल बढ़ाता है। अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा कस्टमर से जो मेल जोल होता है वो उसको कनेक्ट करने में मदद करता है। इसी तरीके से पश्चिम दिशा हमारा लाभ को दिखाता है। हमने जो मेहनत किया उसका लाभ हमको मिल रहा है कि नहीं, बचत हो रहा है कि नहीं, ये हम लोगों को पश्चिम दिशा से पता चलता है। इसी तरीके से वायव्य दिशा है और नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा है दक्षिण पश्चिम की दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं। नैऋत्य दिशा से रिलेशन का पता चलता है, संबंध, जो व्यवसाय में संबंध हमारा कैसा है या पारिवारिक जीवन का जो संबंध है वो हम लोग नैऋत्य दिशा से देखते हैं। सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वास्तु शास्त्र को किस तरीके से कहते हैं, जैसा कि हमने सुना है कि वास्तु शास्त्र में पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्तियों पर भी इसका असर पड़ता है, तो वो कैसे पता चलता है? इसको भूखंड से भी जोड़ा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर हैं,
तो वो कहाँ जा कर के इसकी शिक्षा प्राप्त करें, कैसे उनको पता चले कि हम अगर ये पढ़ाई करते हैं तो इस क्षेत्र में हमारे लिए रोज़गार के अवसर हैं और हमें ये चुनना चाहिए। देखिए, आपका सवाल था मैम कि कैसे पता चलेगा कि हमारा वास्तु दोष है या असंतुलित है। जैसे उत्तर दिशा वास्तु में जल से जुड़ा हुआ है। अगर जल की दिशा में हम अग्नि रख देंगे या अग्नि का रूप में लाल कलर हो गया या ट्रायंगुलर कोई ऐसा शेप हो गया जो फोटो फ्रेम के रूप में हम ट्रायंगुलर चीज़ रख दें या घड़ी रख दें या तांबा का कोई चीज़ रख दें, चूँकि तांबा अग्नि का सूचक है, तो क्या होगा कि उत्तर दिशा, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि वो नया नया अपॉर्चुनिटी देता है और व्यवसाय से अगर जोड़ के उसको देखते हैं तो नया नया कस्टमर के रूप में देखते हैं। तो अगर उस दिशा में हम अग्नि रख देंगे तो अग्नि क्या करता है, पानी को जलाता है। तो क्या होगा कि हमारे जीवन में नया नया अवसर का कमी आ जाएगा और अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नया नया कस्टमर आना बंद हो जाएगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण में लोगों को लगेगा कि देखिए अब मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है। तो ये अगर ऐसा फील हो तो आप अपने उत्तर की दिशा को अवश्य चेक करें कि वहाँ वाटर एलिमेंट की जगह कहीं फायर एलिमेंट तो नहीं चला गया है। तो वाटर एलिमेंट का कलर ब्लू होता है या ब्लैक होता है या हल्का ग्रीन। अगर ये 3 कलर उत्तर दिशा में है तो वो बैलेंस रहेगा और अगर मान लीजिए उधर रेड कलर रख दिए तो इम्बैलेंस होगा। तो ध्यान देना है कि उत्तर दिशा में रेड कलर ना हो। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ कस्टमर आ रहा है, सामान ले रहा है, लेकिन वो कुछ पैसा दिया, कुछ उधार रख लिया, अब वो पैसा फंस गया, इसका मतलब है कि अग्नि कोण में जहाँ अग्नि रहना चाहिए वहाँ वाटर एलिमेंट है, यानी अग्नि का कलर लाल है और वहाँ अगर ब्लू कलर, ब्लैक कलर या हल्का ग्रीन कलर देते हैं तो क्या होगा कि हमने जो मेहनत किया वो पैसा फंस जाएगा वहाँ। तो ये असंतुलन की बात है। अब आपका एक बहुत अच्छा सवाल था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में युवा वास्तुशास्त्र सीखना चाहे तो वो कहाँ से सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत आसान है। आजकल ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है या ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से भी पढ़ाई चल रही है। इग्नू से आप सीख सकते हैं। इग्नू में ढेर सारा कोर्स चल रहा है जो वास्तु से रिलेटेड है। तो 12th पास होकर के ये सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोर्स करना चाहे तो इग्नू से ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन लेकर के। तो बहुत ही आसान है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा करने के लिए। उसके बाद आप अपने इस क्षेत्र में करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें करियर बहुत ही अच्छा है। लोगों, सबसे पहला है कि आपको इसमें सेवा भाव रखना पड़ेगा मन में। सेवा भाव रखने के बाद अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। सुनील जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे ग्रामीण युवा हो या शहरी युवा हो, इन लोगों को जिनमें ये जिज्ञासा है कि वास्तुशास्त्र क्या है, वो कहाँ सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, इसमें रोज़गार के अवसर कैसे हैं, इसमें कैसे वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, इन सारी बातों के साथ साथ ये भी जानकारी दी है कि वास्तुशास्त्र कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हृदय से आभार। दर्शकों, अभी हमने जाना कि वास्तुशास्त्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और उनके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर क्या है और वो उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम घर बैठे जान सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और वो क्या है, इन्हें जानने के लिए आइए देखते हैं घरेलू नुस्खे। गांव घर देखने वाले सभी श्रोता को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अपने किचन में, घर में घरेलू नुस्खे के बारे में ज़िक्र करेंगे। जो किचन में हम लोग मसाला और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या मेडिसिनल यूज़ हो सकता है, वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रिजर्व कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। छोटे छोटे जो कंप्लेंट्स होते हैं, गले का खराश होना, फिर लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हो रही है बहुत ज़्यादा, जो 72% से ज़्यादा दुनिया में हो रही है, मोटापा हो रहा है, कार्डियक बीमारी हो रही है लोगों को, उनसे कैसे बचा जाए इन चीज़ों के इस्तेमाल से। इसका कारण ये भी है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बेस्ड दवाओं से बच सकें उसके इस्तेमाल से, जिसका बहुत वाइड साइड इफ़ेक्ट है। उस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए घर में जो हम खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो उसको कैसे हम मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कड़ी पत्ता है जिसका इस्तेमाल खाने के अलग अलग औषधियाँ जो खाना हम बनाते हैं उसमें इसको डाल के इसका इस्तेमाल करते हैं।
जनरली खाने के अलग अलग रेसिपीज़ में इसको डालते हैं वो लोग। इसका बहुत बढ़िया काम है, ये प्रूवन है कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसलिए कि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट रखता है, मतलब जो शुगर आपके खून में बढ़ जा रहा है उसको भी कम करता है, साथ साथ ये कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है, साथ ही बेहतरीन डाइजेस्टिव है ये, मतलब इसके खाने से भूख बढ़ती है और खाना को पचने में ये आसान करता है। इनकी पत्तियों को बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, अलग अलग प्रकार से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सीधे खाने में डालते हैं, फिर इनकी पत्तियों को बॉईल करके उसके जूस को, डिकॉक्शन को, जो जुशांदा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। साथ ही इनकी पत्तियों को इसको सुखा के और इसका रोस्ट करके, इसका जो है ना पाउडर फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका अर्क निचोड़ के इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। तो डिफरेंट वे में, अब तो नॉर्थ इंडिया में भी इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ गया है, अलग तरह के जो कुजिन्स है उसमें इसको डाला जाता है। बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, सुगंधित होती हैं। लोकल इस्तेमाल भी हेयर एंड ऑयल्स इसके लिए, इसका स्किन के लिए इस्तेमाल है। तो कड़ी पत्ता ऑलमोस्ट हमारे दिनचर्या में ये जुड़ गया है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरी जो दवाएं हम आज लेके आए हैं वो है एलोवेरा। एलोवेरा लगभग हर जगह किचन गार्डन में, घर के आसपास गमलों में लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसका जो यूज़ है खाने के तौर पे, इसका मुरब्बा वगैरह बनता है वो अलग है। साथ में अगर आप मेडिसिनल पर्पस से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर तरीका ये है कि ये जो इसकी जो देख रहे हैं आपने, इसमें छोटे छोटे लंबे इसमें कट्स देने पड़ते हैं। कट देने के बाद जो इसका जो सिक्रीशन है वो बाहर निकल जाता है, फिर इसको आप पील ऑफ कर लेते हैं, जो पल्प बचता है उस पल्प को मैश करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से, एक तो लोकल भी इस्तेमाल स्किन के लिए होता है कि इसके जो पल्प हैं इसको पेस्ट बना के स्किन में हम लोग, जो स्किन पे दाग पड़ जाता है या फिर स्लब्स होते हैं या ऊन से, वहाँ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है वो अक्सर हल्दी के साथ या मेथी पाउडर के साथ भी हम यूज़ करते हैं, कभी मिल्क के साथ मिला के स्किन पे इस्तेमाल करते हैं। छाई पड़ जाता है, मेलोज़मा और कैलोज़मा जिसको कहते हैं, उसमें इसका अच्छा इस्तेमाल है। साथ ही एक बहुत अच्छा यूज़ है इसका फंगल इन्फेक्शन जो हेयर्स में हो जाते हैं, हेयर के रूट में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके, इसमें ये हल्दी के साथ, मेथी पाउडर के साथ इसका यूज़ बहुत शानदार है, और नेचुरल यूज़, इसमें साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, और आप घर पे इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दर्शकों, ये तो थे घरेलू नुस्खे, लेकिन इसके अलावा भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम खुद को तंदुरुस्त रखें, और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है योग करना। योग करने से हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर दोनों ही संतुलित रहता है। तो आइए देखते हैं योगासन आपके लिए। दर्शकों, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को संतुलित करने के लिए हमें योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, वरना हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए एक बहुत सारे आसन लेके आए हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथी इस आसन को आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए, पहला आसन है चक्रासन। के लिए पीठ के बल लेट जाएं। आपका दोनों पैर घुटनों से मुड़ेंगे और आपके पैर के पंजे आपके नितंब के पास आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाके पीछे उल्टे हाथ रखें। आपके उंगलियां कंधों की तरफ रहेंगी। अब अपना पूरा शरीर का भार हाथ पे और पैर पे उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का भार हाथों पे, पैरों पे ले आएं। दर्शकों, ये आसन भी पेट के लिए ही है। ये आसन हमारे पेट संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होता है उसे दूर करता है, जिसे पाचन तंत्र की समस्या है उसकी वो समस्या दूर होती है, कब्ज दूर होती है। ये पाचन तंत्र, पाचन और प्रजनन तंत्र की प्रणाली को लाभ पहुंचाता है। ये आसन अमाशय तथा आंत में खिंचाव पैदा करता है, जिससे कब्ज दूर होती है। अब धीरे धीरे पुनः वापस
ले आ जाए। पहले अपना कंधा रखें, कमर, फिर पुनः अपने हाथ को बगल में रखें, पैर खोल लें। इस अभ्यास को एक बार और दोहराने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकने के पश्चात हम इस अभ्यास को फिर दोहराएंगे। फिर से अपने पैरों को मोड़ें, हाथों को पीछे उल्टे हाथ रखें, उंगली आपके कंधे की तरफ रहेंगी। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को हाथों और पैरों पे उठाने का प्रयास करें। अपने शरीर को एक चक्र की तरह बनाने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में रुके, श्वास सामान्य रहेगी। फिर पुनः धीरे धीरे वापस अपने गर्दन को सामने की ओर करते हुए कंधे नीचे, पीठ नीचे, कमर नीचे करते हुए हाथ को नीचे कर ले, पैर नीचे कर ले। दर्शकों, अभी हमने देखा योग, और चलिए योग की तो बातें बहुत हुई, लेकिन अब चलते हैं और देखते हैं अपनी मिट्टी से जुड़ी गीत को, लोकगीत। गे माए हम नहीं आजो रहब ही आंगन, जो बूढ़ होयत जमाए। गे माए हम नहीं आजो रहब ही आंगन, जो बूढ़ होयत जमाए। गे माए जो बूढ़ होयत जमाए। गे माए जो बूढ़ होयत जमाए। गे माए हम नहीं आजो रहब ही आंगन, जो बूढ़ होयत जमाए। गे माए एक तबैरी भेल विध विधाता, दोसर धिया केर बाप। गे माए एक तबैरी भेल विध विधाता, दोसर धिया केर बाप। गे माए तेसर बैरी भेले नारद बाभन, जे बूढ़ आनल जमाए। गे माए हम नहीं आजो रहब ही आंगन, जो बूढ़ होयत जमाए। गे माए पहिलुक पाजन डमरू तोड़ब, दोसर तोड़ब रुंड माल। गे माए पहिलुक पाजन डमरू तोड़ब, दोसर तोड़ब मुंड माल। गे माए बरद हाकी बरियाती बेलायब, धिया ले जायब पड़ाए। गे माए हम नहीं आजो रहब ही आंगन, जो बूढ़ होयत जमाए। गे माए दर्शकों, आज के गांव घर के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी वो आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।